हम्म। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने आपको वायरस के बारे में डिटेल्स बताया था। उसमें वायरस से मनुष्य में होने वाले कौन कौन से रोग थे, तो वायरस आखिर क्या है, इन सब के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हमने जानवरों में वायरस से होने वाले रोग, पौधों में वायरस से होने वाले रोग और सामान्य जानकारी वायरस के विषय में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस सब की मैंने आपको डिटेल्स जानकारी दी थी अपने 4 वीडियो में। तो इसके अलावा हम लोग ये विषय को बदल लिए थे और विषय को बदल करके हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब को करने लगे थे। तो अब फिर से वापस मैं आपको ला रहा हूँ बायो पे। बायो में एक बार और भी मैंने आपको ये विटामिन्स के बारे में बता रखा है। आप जैसे जैसे मेरा वीडियो देखेंगे, वन बाय वन वो दिखता जाएगा। तो आज हम लोग एक और चैप्टर है, एक और टॉपिक है जिससे कि परीक्षा में अक्सर हाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि एसएससी वगैरह की परीक्षा में कई बार 2 क्वेश्चन पूछे गए और दोनों के दोनों फंगस से ही पूछे गए थे। तो इसलिए आप फंगस, बैक्टीरिया, वायरस इन सबको अलग करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप पहले तो आप जब वायरस तैयार कर चुके हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फंगस के बारे में। तो फंगस के बारे में आपको जानना है, इसके बाद फिर बैक्टीरिया रह जाएगा। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फंगस यानी कवक, ठीक। इसको तैयार करने के लिए हम लोगों को 5 चरण में इसको पढ़ना होगा। 5 चरण मैंने 5 स्टेप में आप कहेंगे कि 5 स्टेप्स कौन कौन सा होगा। एक फर्स्ट स्टेप होगा मनुष्य में होने वाले रोग, माने आप कहेंगे डिजीज काउज्ड इन ह्यूमन, ठीक, काउज्ड बाय फंगस इन ह्यूमन, डिजीज काउज्ड बाय फंगस इन ह्यूमन। दूसरा है पौधों में होने वाले रोग, आप कहेंगे डिजीज इन प्लांट काउज्ड बाय फंगस। तीसरा है जानवरों में होने वाले रोग, यानी कि डिजीज इन एनिमल काउज्ड बाय फंगस। और चौथा है सामान्य जानकारी, माने जनरल इंफॉर्मेशन विच कैन बी आस्क्ड, जो पूछी जा सकती है, विच में बी आस्क्ड भी कह सकते हैं आप। तो इन सब की सामान्य जानकारी। उसके बाद 5th इसका है स्टेप, इसके लाभदायक उपयोग, माने आप कहेंगे बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन, ओके। और इसके क्या नुकसान हैं, व्हाट इज़ द लॉस, माने बीमारी वगैरह तो है ही हैं, बीमारियों को छोड़ करके इसके अलावा और कौन कौन से नुकसान हैं, इन सबको हमें विस्तार से जानना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले मनुष्य में होने वाले रोग से। तो आप देखिएगा मनुष्य में होने वाले रोग काउज्ड बाय फंगस। तो आप बोलते हैं, अगर इसको आप इस तरीके से ये याद कर लीजिए, एक मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, ये टिप्स अगर आप याद कर लीजिए तो आपको सारे फंगल डिजीज एक ही बार में याद हो जाएंगे। अब ये टिप्स है क्या, तो देखिए, दाद, खाज, खुजली और दमा से पीड़ित, गंजा एथलीट, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ये तो बड़ा अजीब सा है भाई। ये एक, आप ये सोचिए मन में कि एक स्प्रिंटर है, एक दौड़ने वाला है, वो जब उतरता है मैदान में तो वो दाद, खाज, खुजली, मैंने कभी अपना खुजलाता है वो पीठ को, कभी वो अपने दाएं बाएं खुजलाता है। तो उससे जाके लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं दमा से भी, मुझे दमा भी है। अच्छा, तो दमा भी है और उसके बाद फिर वो गंजा है, माने उसके बाल बाल नहीं है सिर पे, और वो एथलीट तो है ही है क्योंकि वो दौड़ने के लिए उतरा है। और उसने जब दौड़ा वो ओलंपिक में फाइनल में, तो उसको गोल्ड मेडल मिला। मैंने गोल्ड मेडल में यहाँ पे मैंने इसलिए जानबूझ के जोड़ा है ताकि ये कुछ ऐसा लगे अट्रैक्टिव, कुछ इस तरीके का वो बातें हों जो आपको तुरंत याद हो जाए कि अरे यार वो
था जिसको कि दाद खाज खुजली और दमा था, और वो गंजा भी था, और एथलीट तो है ही है, एथलीट उन लोगों को कहते ही हैं, और वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ओके, अब देखिए दाद, दाद को हम लोग कहते हैं रिंग वॉर्म। ठीक है, आपने सुना होगा दाद और खुजली या हो या रिंग कटर को रखना साथ। तो रिंग, हालांकि मेरा उद्देश्य यहाँ किसी का प्रचार करना नहीं है, मैं एक कॉमन जो बहुत चला आ रहा है विज्ञापन उसकी बात बोल रहा हूँ। तो दाद को रिंग वॉर्म कहते हैं। खाज या खुजली, ये खाज या खुजली, ये देखिएगा अक्सर हाँ बंदर वगैरह को कि वो खाज खुजली करते हैं, वो अपना चारों तरफ शरीर को खुजलाते रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्कैबीज। ठीक है, उसके बाद और दमा, दमा को हम लोग कहते हैं अस्थमा। एक बात याद रखिए, इसका इंग्लिश मीडियम में ही नाम अस्थमा किसके कारण किस वजह से होता है ये पूछा जा चुका है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दमा का वेट कीजिए, हो सकता है अस्थमा पूछ दे। उसके बाद पीड़ित है ये, और वो क्या है, गंजा एथलीट है। गंजा से गंजापन, गंजापन को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बार्डनेस। ओके, एथलीट, एथलीट में देखिएगा ए से अलग मैंने बनाया है और एक एथलीट से पूरा पूरा मैंने बताया है। ए से हो गया एस्परजिलोसिस, ये भी स्किन डिजीज है एस्परजिलोसिस, और एथलीट पूरा से हो गया एथलीट फूट, एथलीट फूट, और ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। में से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। इस तरह आपने अगर एक लाइन याद रखा, दांत खाज खुजली और दमा से पीड़ित गंजा एथलीट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तो आपको लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 सातों डिजीज़ के नाम याद हो जाएंगे। अब अगर आप मेरा वायरस पहले पढ़ लिए होंगे तो वायरस में भी मैंने उपाय बताए थे याद करने के। अगर दोनों आपको याद हो गया, वायरस और फंगस, तो आप आराम से बता सकते हैं कि भाई अगर वायरस नहीं है, फंगस नहीं है, तो बैक्टीरिया होना चाहिए या प्रोटोजोआ होना चाहिए। तो अभी अभी हम लोग ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके आपको सब में कन्फर्म याद होने लगेगा। उसके बाद चलिए, तो ये तो हुआ मनुष्य में होने वाले रोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जानवरों में होने वाले रोग। ठीक है, जानवरों में होने वाले रोग को हम एनिमल डिजीज कॉज्ड बाय फंगस, तो आप इसमें कहेंगे त्वचा रोग एक स्किन डिजीज है जो कि एनिमल में भी होता है। उसके बाद एस्परजिलोसिस, स्किन डिजीज का ही नाम है एस्परजिलोसिस, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। हो सकता है कि त्वचा रोग ना लिख करके एस्परजिलोसिस दे दे। उसके बाद म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस, हालांकि मैं आपसे क्लियर कर दे रहा हूँ कि जानवरों में होने वाले रोग इसमें नहीं पूछेगा, फंगस वगैरह में रेयर ही पूछता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से 100% तैयार रहिए। तो इसलिए जानवरों में होने वाले रोग में आपको स्किन डिजीज, एस्परजिलोसिस और म्यूकर माइकोसिस, ये अगर तीनों याद रखते हैं तो आपका जानवरों में होने वाले रोग का भी पता चल जाएगा। देखिए, अब तक मैंने आपको फंगस से मनुष्य में होने वाले रोग और जानवरों में होने वाले रोग इन सब के बारे में बता चुका हूँ, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मनुष्य में होने वाले रोग हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इन सब की परीक्षा दे रहे हैं, ASI मैंने इन सब की परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें इतना डेप्थ में नहीं आएगा कि प्लांट डिजीज़ पूछे। लेकिन फिर भी अगर आप CDS, NDA, CAPF, IAS इन सब की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें फंगस से होने वाले प्लांट डिजीज़ के बारे में पूछ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं CDS, NDA, CAPF या PCS, जैसे अभी आप देखेंगे बिहार PCS का फॉर्म फिलअप उसके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और बिहार में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होने वाली है।
उसकी भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उन सब में अगर आप 100% चाहते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो ही, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए चलिए खैर मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि आप प्लांट डिजीज़, फंगस से होने वाले प्लांट डिजीज़ के बारे में जानिए। देखिए, इसमें 3-4 मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। आप चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी याद कीजिए, अगर टिप्स से हो सकता है तो टिप्स से याद कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। मैं इसमें ये भी बोलता जाऊँगा कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं और कौन कौन से नहीं पूछे हैं। इससे आपको इम्पोर्टेंट तो पता चल ही जाएगा और ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला टिप्स है, एक लड़की है, ठीक है, ओके जी, वो बाजरे की हरी बाली पहने हुए, बाली समझते हैं ना, बाली कान में पहनती हैं लड़कियां, तो वो है बाजरे की हरी बाली पहने, ठीक है। और मूंगफली का टिक्का, ये टिक्का समझते हैं, टिक्का बर्गर ये सब आजकल खाने के लिए बिकता है, तो मूंगफली का टिक्का खाते हुए, ठीक। लाल गन्ना की छड़ी लिए, अब देखिए लाल गन्ने की छड़ी लिए, ठीक, खेत पर ब्राउन राइस देखने जा रही थी। ये अगर आप इस लाइन को याद रखते हैं कि एक लड़की है, बाजरे की हरी बाली पहने हुए है, मूंगफली का टिक्का खा रही है और लाल गन्ना की छड़ी लिए हुए है और खेत पर वो जा रही है ब्राउन राइस देखने, इससे आपको बहुत सारे डिजीज़ का नाम एक ही बार में 4 डिजीज़ का नाम कम से कम याद तो हो ही जाएगा। जैसे बाजरा का हरी बाली रोग, या इसको अगर इंग्लिश मीडियम में कहेंगे तो ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ओके। दूसरा है मूंगफली का टिक्का रोग, यानी टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ओके। उसके बाद है गन्ना का लाल सड़न, इसको हम लोग कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। उसके बाद चावल का है ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज, यानी ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो ये जो है, इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो इन चारों को तो याद कर ही लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं बताया हूँ कि आलू के लिए 2 डिजीज़ है जो सिर्फ फंगस से ही होता है। कौन कौन सा है भाई? तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखने का है कि आलू को वाटर मैंने आप तो जानते ही हैं पानी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वाटर ही याद रखना है। तो आलू को वाटर देर से मिला, इसलिए उसके अंग मर गए, ठीक है। अब देखिए, वाटर से वाट डिजीज, WART, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, और इधर अंग मर गए से ये हिंदी में होता है उत्तर अंगमारी रोग, और इंग्लिश में कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ओके। तो ये 2 आपको मैंने तरीका बताया, टिप्स बताया याद करने के। अब तीसरे टिप्स पे आइए। तो गेहूं के किट में, ये किट तो आप जानते ही हैं, किट कोई भी सामान का किट वगैरह होता है, तो उसी तरह से गेहूं के किट में लूज स्मट के कारण गेहूं का पाउडर मिला। माने आपको एक किट मिली जिसमें गेहूं का मिलना था, लेकिन उसमें लूज स्मट के कारण उसमें क्या मिला आपको? गेहूं का पाउडर मिला। अब देखिए, इसको अगर आप याद करते हैं तो किट से गेहूं का किट रोग, ये ऑलरेडी SSC के CGL में, SI में, इन सब में पूछ चुका है। तो किट रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक, ये पूछ देगा कि रस्ट ऑफ व्हीट ये किस कारण से होता है, फंगस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, या वायरस के कारण। तो आपको रस्ट ऑफ व्हीट फंगस के कारण होता है, ये याद रखना होगा। उसके बाद लूज स्मट के कारण, तो लूज स्मट मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, इसको हिंदी में है कंड रोग, लेकिन ये कंड रोग इतना मुश्किल होता है याद रखना, इसलिए लूज स्मट ऑफ व्हीट ये आप याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या मिला? गेहूं का पाउडर मिला, तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, यानी व्हीट में रस्ट रोग, व्हीट का रस्ट रोग, या लूज स्मट, या पाउडरी मिल्ड्यू, ये तीनों रोग होता है फंगस के कारण। उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए तो आप देखिएगा कि एक लास्ट मैंने लिखा है कि वो आप याद कीजिए या ना कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूँकि किताब में है तो मैं समझता हूँ कि
याद कर ही लीजिए तो ठीक है, नहीं अगर याद कीजिएगा तो कोई बात नहीं है। वो है राई का एर्गॉट रोग। एर्गॉट डिजीज ऑफ राई, RAE है, एर्गॉट ERGOT डिजीज ऑफ RAE, राई। ओके, तो फिर ये अभी तो ये अब इससे आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे फंगस के बारे में सामान्य जानकारी, जनरल इन्फॉर्मेशन, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप तब तक थोड़ा सा आप याद करते जाइए। ओके। तो अब तक आपने फंगस के बारे में बहुत सारी बातें जान ली हैं। जैसे क्या क्या जाना है, मनुष्य में होने वाले रोग, फिर पशुओं में होने वाले रोग, फिर उसके बाद आपने जाना कि इससे पौधे में यानी प्लांट डिजीज कौन कौन से हैं। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको फंगस के अध्ययन को हमें 5 सब चैप्टर्स में माने उपखंड में उसको विभाजित करके पढ़ना है। देखिए, मेरा उद्देश्य एक ही बात है कि आपसे प्रश्न ना छूटे, चाहे आप NDA दीजिए, CDS दीजिए, PCS दीजिए, कहीं से भी आपका प्रश्न ना छूटे। और वैसे भी अब परीक्षा के मौसम आ रहे हैं। यूपी में SI की परीक्षा, बिहार में SI की परीक्षा, और बिहार में आपका ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही फॉर्म निकले हुए हैं। यूपी के PCS का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो मेरा उद्देश्य किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कहीं फंसिए नहीं। तो चलिए हम लोग खैर इन सब बातों से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को सामान्य जो जानकारी आपको फंगस के बारे में जाननी है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ये जो है सवाल कि फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझे, क्योंकि फंगस का हिंदी होता है कवक, और कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। ये तो कभी भी एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि तो कोई भी मार देगा कि भाई कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। लेकिन इसलिए कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। ये एक बार पूछ चुका है इस तरह से, इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से याद रखना है कि स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ओके, देखिए माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब जो है बहुत सारे लॉजी दे देते हैं जिससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो हम लोगों को फाइकोलॉजी एल्गी का स्टडी ऑफ एल्गी, ALGAE, और माइकोलॉजी है कि स्टडी ऑफ फंगस। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने इसे समझाने के लिए लिखा है कि साधारण भाषा में फफूंद कहते हैं। फफूंदी, जैसे आप कहते हैं कि फफूंदी लग गया, ब्रेड अगर मान लीजिए 5-6 दिन तक आप छोड़ दीजिए, खाइए नहीं, और उस पर अगर कहीं उमस या पानी हल्का वो गीला रहे तो उसमें देखिएगा आप ऊपर ऊपर हल्का हल्का पीला पीला या हरा हरा वो आपका ये फफूंदी लग जाता है। तो फफूंद कहते हैं। जो नम सतह पर, जैसे ब्रेड, लकड़ी पर या दीवार पर, कभी कभी अचार में भी लग जाती है। तो अब ये आप जान गए कि इसको हम लोग फफूंद भी कहते हैं, फंगस भी कहते हैं, और कवक भी कहते हैं। अब देखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। R.H. विटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। ये हालांकि मुझे यहाँ पे नहीं बताना था, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको मैं 5 जो है क्लास में बांट रहे हैं। R.H. विटेकर संपूर्ण जीव जगत को, माने होल एनिमल किंगडम डिवाइड, होल किंगडम डिवाइड इन 5 पार्ट। ओके, अब ये 5 जगत जो बांटा, इसमें क्लोरोफिल, इसमें एक फंगस भी है। तो एक जो, जैसे आप 5 पार्ट देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड, जैसे उसमें आप प्रोटिस्टा या और भी जो है प्लांटरम या एनिमेलिया, तो उसी में एक फंगस भी है। तो इसलिए
फंगस का आप समझ गए, ये एक पार्ट है। और इसमें अब देखिएगा कि फंगस जो है प्लांट से पहले की स्थिति है, कि आप देखिएगा इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, ये पर्णहरित नहीं पाया जाता है, तो ये मैंने आपको कह दिया है। और इसलिए ये जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो आप तो जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं या ट्रीज होते हैं, ये सभी अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन तो खुद नहीं बना पाएंगे, लेकिन इसलिए ये भोजन नहीं बना सकते। और ये थैलोफाइट हैं। अब देखिए ये थैलोफाइट हैं, तो अब देखिए मैं आपसे कहूँगा कि CDS NDA ये सब एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, या UPSC PCS में, या आप मान लीजिए कि IAS दे रहे हैं या CAPF दे रहे हैं, तो उसमें आएगा कि इनमें से कौन ये फंगस के बारे में सही कथन है या सही कथन नहीं है, इतने दूर तक प्रश्न चला जाता है। अब उसमें रहेगा पहला पॉइंट कि इसको थैलोफाइट, ये थैलोफाइट है, दूसरा ये परजीवी है, ये तीसरा ये सहजीवी है, चौथा कि ये वो आप मान लीजिए कि इसमें से कुछ अलग सा, या इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न दे करके आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन सही नहीं है, तो आप उसमें कह सकते हैं क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो उस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा विस्तार से जानने की ज़रूरत होती है। अब मैं कह रहा था कि एक पहली बात तो कि क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये भोजन अपना नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसे ये थैलोफाइट हैं, ठीक है। परजीवी हैं, परजीवी को इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइट, थैलोफाइट का इंग्लिश थैलोफाइट ही होता है, इसलिए इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। परजीवी का इंग्लिश पैरासाइट होता है और सहजीवी का इंग्लिश सिम्बायोटिक होता है। मृतोपजीवी का सेप्रोफाइट होता है। इसमें पोषण माने आप कहेंगे तब कि जब ये अपना भोजन बना ही नहीं सकते हैं तो हाउ दे गेट देयर न्यूट्रिशन, वो अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं। तो पोषण, इनमें पोषण अवशोषण एब्जॉर्प्शन द्वारा होता है। ओके, तो यहाँ तक जो है आप समझ गए। आगे बढ़िए, आप इसी को आगे बढ़ाते हैं। और अब आप देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे सीधा सीधा कह दे रहा हूँ कि मेरे वीडियो में जब भी मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूँ तो उसमें जो कुछ भी बातें आती है उस सब हर एक वर्ड को समझाते हुए चलना, ये मेरी आदत है और इसी तरह से मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो इसमें अब आपको देखिए मैं 1 बाय 1 सब समझा रहा हूँ। क्लोरोफिल, जैसे पर्णहरित किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है पर्णहरित नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित किसे कहते हैं। देखिए पेड़ पौधों की पत्तियों में ये पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं, ऑटोट्रॉप। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप। इस बात को ध्यान से याद रखना है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं दे आर ऑटोट्रॉप, क्योंकि वे दे आर एबल टू कुक देयर ओन फूड, माने प्रिपेयर देयर ओन फूड फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो इसलिए अगर पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो इसलिए हम लोग इनको स्वपोषी या ऑटोट्रॉप कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, फिर देखिए थैलोफाइट है। थैलोफाइट में भी आपको जानना है कि आखिर में हम लोग अभी ऊपर में पढ़े थे कि भोजन नहीं बना सकते हैं, ये थैलोफाइट हैं। उसके बाद फिर मैंने परजीवी हैं, सहजीवी हैं, ये सारी बातें आपको बताई थी। तो थैलोफाइट क्या होगा, देखिए थैलोफाइट इसमें पेड़ों की तरह तना, शाखा, पत्तियां, एक पेड़ के आप क्या कहें, एक प्लांट के लिए आप अगर आपसे पूछा जाता है कि इस प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप कहते हैं ब्रांच हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, तो इस तरह से, और जड़ हैं। तो आप उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। तो इस हम लोग थैलोफाइट में क्या होता है कि ये सभी पार्ट में विभाजित नहीं होता है, बल्कि
थैले की आकृति के होते हैं। थैले की आकृति के आप देखे होंगे पुराने ज़माने में सेठ सेठ जी, साहूकार जी एक लेके जाते थे थैला, जिसमें धन देने के लिए थैले का उपयोग करते थे। वो थैला इस तरह से कुछ होता था जैसे कि वो उठा करके हाथ से ले जा के दे सकते हैं। तो वो उसी तरह थैले की आकृति का होता है, इसलिए इसका नाम थैलोफाइट है। अब देखिए, इसमें ये मैंने बनाया है एक ड्राइंग भी, और छोटे छोटे ड्राइंग में मैंने समझाया है कि देखिए थैलोफाइट की आकृति कैसी है। ये गोल गोल सा, तो थैला के आकार का, और जैसे पुराने ज़माने में सेठ साहूकार का थैला उसी तरह का बना हुआ, इसको हम थैलोफाइट कह दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए और हम लोगों का यहाँ पे थैलोफाइट के बाद पैरासाइट यानी परजीवी की बात करना है। तो परजीवी उस पदा उस उसको कहते हैं, उस जीव को कहते हैं जो दूसरे जीव पर आश्रित होता है। सो पोषण के लिए वो दूसरे जीव के शरीर से पोषण ग्रहण करता है। जैसे आप दूसरे जीव को, लेकिन इसमें परजीवी में एक झमेला और है कि लेकिन दूसरे से पोषण ग्रहण करेगा उसको नुकसान पहुंचा करके। जैसे आप देखिए कि पेट में कई बार आप पढ़ते हैं कि बीमारी में कि बच्चे के पेट में जोंक है, इसलिए दुबला पतला शरीर है। तो इस तरह से पेट में अगर जोंक है तो वो बच्चे के शरीर का में जो न्यूट्रिशन है उसको वो खुद खा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए बच्चे दुबले पतले हैं। इसी तरह से आप इससे ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं सिर में जूं। सिर में जूं ये जो है ये ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए क्योंकि ये सिर में जूं ये तो सुने ही होंगे ज़्यादातर कि ये बहुत बहुत कॉमन ये बीमारी है कि भाई सिर में जूं है। और वो देखिएगा कि वो जूं क्या करता है, वो सिर में रक्त चूसने का काम करता है। मैं दे सक ब्लड फ्रॉम द माने आप कहेंगे हेड, और इस तरह से वो अपना पोषण पाता है। सो दैट ही रिसीव देयर न्यूट्रिशन। तो जूं को मारने के लिए जूं कह लीजिए, और आप उसको ढील कह लीजिए, और उसका आप जो भी नाम कह लीजिए, तो ये सब जो है चूस करके पोषण पा देता है। तो ये सब जो है पैरासाइट है, क्योंकि इससे क्या हुआ, ये दूसरे को नुकसान पहुंचाए और भोजन ग्रहण किए, पोषण ग्रहण किए। ओके।